अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल कोई साथ हो कैसा लग रहा है? अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। उसके कानों में फरहाद के अल्फाज गूंज रहे थे। आग आग लगाई है मैंने। कहाँ? इंसानों को, जिंदा इंसानों को। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठा था, सर कुर्सी की पुश्त से टिकाकर उसने आंखें बंद की थी। वो भी तो 4 महीने पहले ही आया था वापस, उसने भी तो आग लगाई थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? अगर हाँ, तो फिर फरहाद ने इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाई थी? क्या उसे भी शक हो गया था? और अमल के पेरेंट्स की डेथ की खबर क्यों नहीं मिली थी? ये क्यों जाहिर किया गया कि वो जिंदा है? तो इसका मतलब उसने आंखें खोली थी, नजर सामने खाली सड़क पर थी। वो अमल ही है, वो लड़की अमल थी। अगर बॉस को मालूम हो गया तो ये सोच कर ही वो घबरा गया था। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे फरहाद को बता देना चाहिए? उन्हें ये मालूम होना जरूरी है। उसने सोचते ही मोबाइल निकालकर फरहाद का नंबर डायल किया था, मगर कॉल काट दी गई थी। जरूर वो इस वक्त मसरूफ था। सुबह बता दूंगा, उसने खुद से कहते गाड़ी स्टार्ट की थी। वो आगे बढ़ी थी, नजरें अब भी उस दीवार पर टिकी थी जहां कुछ तस्वीर लगी थी। सबसे ऊपर उसके पापा की तस्वीर और कुछ नीचे उसकी मामा की तस्वीर। दोनों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे और उन दोनों तस्वीर के दरमियान एक और शख्स की तस्वीर थी और वो इसे पहचानती थी, शहजाद शाह। बैठ जाओ अमल, मास्टर ने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा था। उसने फौरन अपने आंसू साफ किए और उस कुर्सी पर बैठ गई थी, उसके साथ रखी कुर्सी पर मुस्तफा, जबकि उसके सामने मास्टर खुद भी बैठ चुका था। मास्टर के साथ जवाद बैठा था। वो चारों कुछ देर खामोश रहे थे, शायद अमल को वक्त दे रहे थे। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी आज की हरकत का नहीं मालूम। उनके दरमियान की खामोशी को मास्टर की संजीदा आवाज ने तोड़ा था। कौन सी हरकत? उसने नासमझी से पूछा था। वो वाकई इस वक्त जैसे सब भूल गई थी, अपने उस प्यारे फरहाद के साथ कॉफी पीने वाली हरकत। मास्टर ने जिस अंदाज से प्यारे फरहाद कहा था, वो उन तीनों के होठों में मुस्कुराहट लाने के लिए काफी थी। इट्स नॉट अ बिग डील, कंधे उचकाते उसने लापरवाही से कहा था। इट इज मिस अमल, आप शायद एग्रीमेंट के टर्म्स भूल रही हैं। मेज पर हाथ रखते हुए उसकी जानिब झुककर उसने कहा था, जबकि मुस्तफा और जवान ने एक दूसरे की जानिब मुस्कुराती निगाहों से देखा था। मुझे तमाम टर्म्स याद है मिस्टर नाइल शाह, लेकिन यूनिवर्सिटी में अपने क्लास फेलोज के साथ कॉफी पीना प्रोफेशनल कहलाता है। अमल ने भी झुकते हुए कहा था, प्रोफेशनल हो या पर्सनल, मुझे इन्फॉर्म किए बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकती स्लीपिंग ब्यूटी। मुझे जरूरत ही क्या इन्फॉर्म करने की, जब तुमने अपने जासूस मेरे पीछे लगाए हुए हैं। जवाब हाजिर था। जाहिर है तुम्हारी हरकतों को देखते हुए जासूसी करवाने की जरूरत पड़ जाती है। जवाब उसके जाने से भी आना ही था। तो फिर अपने जासूसों की मालूमात के साथ ही खुश रहो। जवाब देते हुए वो सीधी हुई थी। तुम? वो इससे पहले कि मास्टर अपनी बात मुकम्मल करते, मुस्तफा और जवान ने एक साथ खांसना शुरू कर दिया था। मास्टर ने दोनों की जानिब संजीदा निगाहों से देखा था। दोनों की खांसी को एक साथ ही ब्रेक लगी थी। ये फाइल मुकम्मल है। जवान ने फौरन फाइल मास्टर की जानिब बढ़ाई थी, जिसे वो कुछ देर पहले देख रहा था। मास्टर फाइल लेकर खड़ा हुआ था। ये जवाद है, तुम पहले मिल चुकी हो शायद इससे। मास्टर ने अमल की जानिब देखते हुए कहा था, जिसने सर हिलाया था। इस केस में ये और मुस्तफा मेरे पार्टनर्स हैं। हम चारों के अलावा कोई भी कभी भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगा। मास्टर कहते साथ ही फाइल की जानिब मुतवज्जह हुआ था, जबकि मुस्तफा और अमल ने एक दूसरे की जानिब देखा था। शुक्र है वो इन्हें कत्ल नहीं कर रहा था। और इसी सोच के साथ दोनों मुस्कुराए थे और इनकी ये मुस्कुराहट मास्टर की निगाहों से कुछ चुभ रही थी। मैंने आज तुम दोनों को यहाँ कुछ बातें बताने और समझाने के लिए बुलाया है, फाइल रखते हुए उसने कहा था, जबकि वो तीनों अब उसकी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। शहजाद शाह के बारे में तो हम सब जानते हैं, कामयाब असूलों का पाबंद इंसान, अंदाज तंजिया था जिसे यहाँ मौजूद हर शख्स ने महसूस किया था। खैर, अगले साल इलेक्शन है और इस दौरान वो अपने ऊपर कोई भी दाग नहीं लगने देगा, बल्कि हर दाग को धोने की कोशिश करेगा। सोचा जाए तो इस तरह हमारे पास 1 साल है। मास्टर ने अमल की जानिब देखा था, जो उसे ही देख रही थी संजीदा निगाहों से। इस 1 साल के अरसे में हमने उस जुर्म को सबके सामने ला रहा है, जिसके लिए हमें सबूत चाहिए या फिर कन्फेशन। और कन्फेशन वो कभी नहीं करेगा। जवाद ने कहा था, बिल्कुल, और सबूत वो मिटा चुका होगा। मुस्तफा ने कहा था, मगर हर सबूत नहीं मिटाया जाता, कुछ सबूत सिर्फ छुपाए जाते हैं, हमें उन्हें ढूंढना है बस। मास्टर ने फाइल खोलते हुए कहा था, और हमें ये सब पहले सीक्रेटली करना होगा। जवाद ने कहा था, पुलिस को शामिल किए बिना। मुस्तफा की जानिब से सवाल आया था। 100% पुलिस की जेब भर जाए तो वो पुलिस नहीं रहती, मास्टर ने कहा था। तो फिर कहाँ से शुरू करें हम? मुस्तफा ने पूछा था। अमल से।
मास्टर ने कहा था और अब सबकी नजरें अमल की जानिब देख रही थी। मतलब ये कि मैं जिंदा हूँ। और अमल के जवाब पर जहां जवाद हैरान हुआ था, वहीं मास्टर और मुस्तफा मुस्कुराए थे। कहा था ना मैंने, ये कमाल है। मुस्तफा ने जवाद को इशारा किया था। बिल्कुल ठीक समझी तुम। वक्त आ गया है कि सबको मालूम हो जाए कि बला भी टली नहीं। और मास्टर के अल्फाज पर जहां अमल ने उसे घूरा था, वहीं मुस्तफा और जवाद बेख्तियार हंसे थे। और माया, हम उसे क्यों शामिल नहीं करें अपने साथ? आखिर वो भी तो सब जानती है। मुस्तफा ने बात का रुख बदला था। अब अमल के लिए इतना तो कर ही सकती थी वो। लड़कियां बहुत जज्बाती होती हैं, उन्हें ऐसे कामों में शामिल करने का मतलब अपने लिए मुश्किल खड़ी करना है। वैसे भी ये उसके बस की बात नहीं। मास्टर ने कंधे उचकाते हुए कहा था। जहां मुस्तफा को उसकी बात से हैरत का शदीद झटका लगा था, वहीं अमल के होठों पर एक मुस्कुराहट बिक रही थी। तो फिर तुम्हें आज की ताजा खबर मालूम हो ही गई होगी मुस्तफा। मास्टर पर मुस्कुराती नजरें जमाते हुए अमल ने मुस्तफा को मुखातिब किया था। कैसी खबर? नासमझी से पूछा था। यही कि मैं एक मर्द हूँ। और अमल के अल्फाज पर जहां मुस्तफा और जवाद का कहका बुलंद हुआ था, वहीं मास्टर ने उसे घूरी से नवाजा था। हिसाब बराबर। आई एम सो सॉरी। मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए मुस्तफा ने कहा था, जबकि जवाद ने भी मास्टर की घूरी पर अपनी हंसी रोकी थी। तुम में और उसमें बहुत फर्क है अमल। और नाइल शाह बस इतना ही कह सका था। जबकि अमल ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए थे। हम सबूत के बारे में बात कर रहे थे। इस बार जवाद ने बात का रुख बदला था। और उन्हें ढूंढने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो है कहाँ। मुस्तफा ने बात आगे बढ़ाई थी। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है। जवाद ने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा था। क्या? मुस्तफा ने पूछा था। जवाद ने मास्टर की जानिब देखा था। ये उसके घर की तस्वीर थी जो अब जल चुका था, जिसकी हर चीज राख हो चुकी थी। अमर ने महसूस किया ये तो अब वो घर लग ही नहीं रहा था जहां उसने अपनी मम्मा और पापा के साथ आखिरी लम्हात गुजारे थे। ये तो अब राख था, जैसे अमर ने अपनी आंखों में नमी महसूस की थी। हमें इस घर में कुछ ढूंढना है। मुस्तफा ने एक और सवाल किया था। नहीं, हमने वो ढूंढना है जो इस घर में नहीं मिला। जवाद ने कहा था। क्या नहीं मिला वहां? इस बार अमर ने सवाल किया था। नजरें नाइल शाह की जानिब थी, जिसने एक गहरी सांस ली थी। डेड बॉडीज। और ये सुनते ही अमल की सांस रुक गई। उसे लगा जैसे वो सांस लेना ही भूल गई हो। उसे लगा जैसे सीने में कोई चीज थी, कोई ऐसी चीज जो सीने से बाहर निकलने को बेताब थी। उसने महसूस किया अपनी तेज धड़कनों को। वो तीनों अपने डिपार्टमेंट के बाहर किताबों में सर दिए बैठे थे। उफ, बस भाई थक गई मैं तो। नोटबुक बंद करते हुए शानजे ने कहा था। लेकिन अभी तो बहुत काम रहता है। फरहाद ने नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा था। मगर मुझे भूख लग रही है, मैंने कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो फौरन खड़ी हुई थी, जबकि फरहाद ने उसे देखे बिना सिर्फ सर हिलाया था। तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊं अमल? शाहजे ने पूछा था, मगर अमल की जानिब से कोई जवाब नहीं आया था। अमल? शाहजे ने उसे दोबारा पुकारा था। इस बार फरहाद ने भी सर उठाकर उसे देखा था। वो किसी गहरी सोच में गुम थी। अमल? शाहजे ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया था और जैसे होश में आई थी। हाँ, क्या हुआ? अनजान निगाहों से उसे देखते हुए पूछा था। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। क्या कह रही थी तुम? उसने अपना सवाल दोहराया था। कुछ खाओगी तुम? मैं कैंटीन जा रही हूँ। नहीं, जाओ। मुस्कुराकर कहती वो अपनी नोटबुक की जानिब मुतवज्जा हुई थी। ओके। कंधे उचकाकर वो वहां से चली गई थी। तुम ठीक हो? सवाल फरहाद की जानिब से हुआ था, जो उसे बहुत गौर से देख रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुस्कुराकर कहा था। एक फीकी मुस्कुराहट। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो अमल, कोई भी परेशानी? उसने कहा था और अमल ने बस उसकी जानिब देखा था। हमें वो ढूंढना है जो हमें वहां नहीं मिला। उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। डेड बॉडीज? तो क्या डेड बॉडीज भी तुमने गायब कर दी है फरहाद? कहाँ है मेरे माँ बाप की डेड बॉडीज? उसका दिल चीख चीख कर उससे यही सवाल करना चाहता था, मगर वो खामोशी से बस उसे देख रही थी, जैसे अपने सवाल का जवाब ढूंढना चाहती हो। क्या देख रही हो? अपने चेहरे पर उसकी मुतलाशी निगाहें देखकर पूछ रहा था। देख रही हूँ कि इंसान अंदर से भी वैसे क्यों नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। नजरें हटाए बिना कहा था। कैसे दिखते हैं इंसान? अपनी नोटबुक बंद करते हुए मुकम्मल उसके जाने मुतवज्जा हुए पूछ रहा था। मासूम, शरीफ, सीधे साधे। 3 लफ्जों से ज्यादा वो नहीं कह सकी थी। इसमें कसूर इंसानों का नहीं, अमल देखने वाली नजरों का है। नजरों का? वो कुछ हैरान हुई थी। बिल्कुल, इंसान की आंखें उसका दिल दिखाती हैं, उसकी नीयत दिखाती हैं, चेहरे के तासुरात उसके जज्बात दिखाती हैं, झुकी और अकड़ी हुई गर्दनें उसके अंदाज दिखाती है। मगर हम वो सब नहीं देखते। हम बस उसके चेहरे के पुरकशिश नकूश देखकर ही सोच लेते हैं कि वो बहुत सादा और मासूम इंसान है। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो खामोश हुआ था, जबकि अमल अब उसकी बात को समझ रही थी और शायद अमल भी कह रही थी। अब अपने आप को ही देख लो। उसके जान थोड़ा झुकते उसने कहा था। अमल हैरान हुई थी, वो उसके करीब था। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे एक नक्श बेहद पुरकशिश है अमल। वो उसके चेहरे का एक नक्श गौर से देखते कह रहा था, जबकि अमल अपनी जगह सुन हो गई थी। लेकिन तुम बहुत मशकूक इंसान हो। तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, इनमें बहुत से राज छुपे हैं। बहुत गहरी हो तुम, बिल्कुल एक अंधे कुएं की तरह। और ऐसे मशकूक इंसान सादा और मासूम नहीं होते अमल। वो उसकी आंखों में झांक कर कह रहा था, जबकि अमल भी उसे ही देख रही थी। बिल्कुल नहीं।
बल्कि नहीं, वो भी उसी की आंखों में देख रही थी, शायद नियत। मगर ये क्या, उसकी आंखें तो बिल्कुल साफ थी, कोई बदनीयत ही नहीं थी। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? वो अब उसकी आंखों को बहुत गौर से देखती थी, जैसे कोई ढूंढना चाह रही हो। फिर उसे गिल्ट दिखा था। चांदनी की आवाज उन दोनों को अपने स्ट्रांस से वापस लाई थी और दोनों एक दूसरे से फौरन दूर हुए थे। मैं शायद गलत टाइम पर आ गया, उसके साथ बैठते हुए शानवे ने मानाखिज अंदाज में कहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फरहाद कहकर दोबारा अपनी नोटबुक की जाने मुतवज्जा हो चुका था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि शानवे ने उसकी जाने मुस्कुराहट उछाली थी, जैसे इग्नोर करती वो फौरन खड़ी हुई थी। कहाँ जा रही हो? शानवे ने पूछा था। आती हूँ कुछ देर में, वो कहकर फौरन वहां से तेजी से जा चुकी थी, जबकि फरहाद की निगाहें दूर तक उसके साथ थी। हवेली में इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। शहजाद शाह और जमशेद शाह जमीनों के मसलों पर बात कर रहे थे, जबकि जोया सादिया बेगम खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ थे। ऐसे में बाहर आऊं तो मेन गेट के पास मौजूद गार्ड्स ने दरवाजा खोला था और एक ब्लैक करोला अंदर दाखिल हुई थी। घर के सामने गाड़ी रोककर उसमें से एक शख्स बाहर निकला था। ग्रे पेट कोट पहने, गर्दन तक आते लंबे बाल, आंखों में सन ग्लासेस, हल्की बियर्ड, दाएं कलाई पर कीमती घड़ी पहने, उंगली पर की चेन घुमाते हुए अंदर दाखिल हुआ था। नाहिल साहब तशरीफ लाए हैं, एक मुलाजिम ने आकर इतला दी थी और घर के सारे अफराद फौरन खड़े हुए थे। नाइल आया है, सादिया बेगम कहती हुई लाउंज की जाने बढ़ी थी। बाकी सब भी उनके पीछे आए थे, जिनमें जोया भी शामिल थी। उसका चेहरा जैसे अचानक ही खिलखिला गया था। वो सीधा लाउंज की जानिब आया था, जहां घर के तमाम अफराद उसके मुंतजिर थे। उसकी नजर सबसे पहले अपनी माँ पर पड़ी थी, जो उसकी जानिब बाएं फैलाए आ रही थी, और उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। वो फौरन उनके गले लगा था। ख्याल आ गया घर आने का? उसका माथा चूमते उन्होंने कहा था। नहीं, सिर्फ आपका ख्याल यहाँ लाया, मुझे मुस्कुराकर कहा था। और सच ही तो कहा था, उस घर में उसकी माँ के अलावा और कोई था ही नहीं जिसे वो अपना समझता हो। हमसे भी मिल लो, हम भी तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। या शहजाद शाह के कहने पर उसने उनकी जानिब देखा था। बाबा, वो उनके गले लगा था। कैसे हैं आप? अलग होते हुए पूछा था। अपने शेर को देख लेने के बाद और भी अच्छा हो गया, उसका कंधा थपथपाते हुए उन्होंने कहा था। अब वो अपने चचा की जानिब बढ़ा था। उनसे मिलने के बाद उसकी नजर उनके साथ खड़ी जोया पर पड़ी थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कुराहट जो हमेशा उसे देखते उसके होंठों पर बिखर जाती थी। और एक वो लड़की है, मुस्कुराना तो दूर, मुझे देखते ही अंगारों में बैठ जाती है। वो बस सोच कर रह गया था। कैसी हो तुम? उसने जोया से पूछा था। अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? दिलकश मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। ठीक हूँ, वो कहकर दोबारा अपनी मामा की जाने मुतवज्जा हुआ था। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, लंच पर मुलाकात होती है, कहकर वो सीढ़ियों की जाने बढ़ा था, जबकि जोया की निगाहें उस पर ही टिकी थी। चलो आओ जोया, नाइल की पसंद का खाना तैयार करना है आज। चलो शाबाश। सादिया बेगम के कहने पर फौरन जोया उनके पीछे पीछे किचन की जानिब गई थी। दिन आ गया है भाई, अब आप मुझसे बात कर लेनी चाहिए, जमशेद शाह ने कहा था। फिक्र मत करो, मैं खाने पर उससे बात करता हूँ। जमशेद शाह के कंधे पर हाथ रखकर शहजाद शाह ने जवाब दिया था। वो इस वक्त टेरेस पर खड़ी कॉफी पी रही थी। सिर्फ एक ही सोच थी जो सुबह से उसके सर पर सवार थी। क्या सोच रही हो? वो जो कब से उसे किसी गहरी सोच में गुम देख रहा था, उसके पास आकर उससे पूछा था। क्या ऐसा हो सकता है कि गुनाह करने के बाद भी किसी की आंखों में पाकिज़गी हो? नजरें आसमान पर जमाते उसने कहा था। एक सूरत में हो सकता है ऐसा, कुछ सोचते हुए कहा था। किस सूरत में? वो अब नासमझी से मुस्तफा की जानिब देख रही थी। अगर गुनाह का एहसास हो गया, अगर ज़मीर जाग गया हो, अगर पछतावा हुआ हो, दोबारा वो गुनाह कभी ना करने की लगन हो, तो ऐसा हो सकता है कि आंखों में बदनीयती नजर ना आए, क्योंकि आंखें दिल का हाल बताती हैं और दिल के हालात तो बदलते रहते हैं। मुस्कुरा कर कहा था। तो क्या गिल्टी होने से गुनाह मिट जाता है? क्या माफ़ी मिल जाती है खुदा से? एक और सवाल हुआ। नहीं, माफी तो तब तक नहीं मिलती जब खुदा के बंदे माफ न कर दे। अल्लाह के बंदों का इतना बड़ा ज़र्फ नहीं होता। नजरें दोबारा आसमान की जाने पलटी थी। वक्त की बात है अमल, जब कोई गुनाहगार आपके सामने आकर झुक जाता है ना, तो खुदा दिल में ऐसी नरमी डाल देता है कि बंदे का ज़र्फ खुद ही बुलंद हो जाता है। फिर वो सब माफ कर देता है, हर जख्म, हर ज्यादती। मुस्तफा के अल्फाज सुनते ही उसके सामने वो आंखें आई थी, वो जिनमें उसे गिल्ट नजर आया था, मगर उसका ज़र्फ इतना बुलंद नहीं था, उसके दिल में कोई नरमी नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मुस्तफा, डेड बॉडीज किसी को क्यों नहीं मिली? उसने मुस्तफा की जानिब देखते हुए कहा था। छुपा दी गई होंगी अमल, में आग लग जाए तो कोई भी इस पर शक नहीं करता, मगर अगर घर में से डेड बॉडीज मिल जाए तो कदर का खदशा हर इंसान के दिल में रहता है। बस ये समझो कि शहजाद शाह ने कोई खदशा भी नहीं रहने दिया, न कोई वहां था और न ही कोई जुर्म हुआ। और मुस्तफा के जवाब ने जैसे उसे सब समझा दिया था। तो उसने क्या किया होगा मामा पापा के साथ? उसने पूछा था। मुस्तफा ने देखा उसकी आंखों में खौफ था। कुछ नहीं अमर, कहीं दफना दिया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो उसके कंधों से थामते हुए कहा था। उन्हें एक एक अमल का हिसाब देना होगा इंशाअल्लाह। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखों में भरने वाले आंसू साफ किए थे। कमरे में होने वाली दस्तक पर उसकी आंख खुली थी। आ जाओ, सीधे होकर बैठते उसने इजाजत दी थी, जबकि दरवाजा खोलकर जोया अंदर आई थी। जाग गए आप? दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़ी वो कह रही थी। तुम्हें कोई काम था जोया? बेड से उतरते हुए उसने संजीदगी से पूछा था।
उसे जोया का इस तरह अपने कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था। वो आंटी ने आपको खाने पर बुलाया, उसे गौर से देखते हुए कहा था। तुम जाओ, मैं आता हूँ। उसे बिना देखते ही कहकर वो वॉशरूम में जा चुका था, जबकि जोया एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकली थी। कुछ देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। उसकी पसंद की हर चीज वहां मौजूद थी। इतने अरसे बाद मामा के हाथ का खाना देकर उसकी भूख भी जाग गई थी। और आजकल किस केस पर काम कर रहे हो तुम? जमशेद शाह ने पूछा था। एक बहुत अहम केस है, मर्डर का। कुनकी उसे शहजाद शाह की जानिब देखते हुए कहा था, जो अपने खाने की जानिब मुतवज्जा थे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, सादिया बेगम ने दुआ दी थी। आमीन, जोया ने मुस्कुराकर कहा था, जबकि वो अपने खाने की जानिब मुतवज्जा हो गया था। तुमने आगे का क्या सोचा है? शहजाद शाह ने उसकी जानिब देखते हुए कहा था। किस बारे में? नजर उठाए बिना कहा था। अपने फ्यूचर के बारे में। आप जानते हैं कि मेरा काम ही मेरा फ्यूचर है, संजीदगी से जवाब दिया था। मगर हम अब तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। शहजाद शाह की बात पर उसकी प्लेट में चलते हाथ रुक गए थे, जबकि जोया एक गहरी मुस्कुराहट के साथ फौरन खड़ी हुई थी। मैं मीठा लेकर आती हूँ, वो कहकर वहां से जा चुकी थी, जबकि नाय ने सामने बैठी सादिया बेगम की जानिब देखा था, जो उसे ही देख रही थी। मगर मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता बाबा, नजरे शहजाद शाह की जानिब फेरते हुए कहा था। ठीक है, एक छोटी सी तकरीब कर लेते हैं, शादी तुम्हारी मर्जी के वक्त पर होगी। शहजाद शाह ने एक और हल निकाला था। कैसी तकरीब? उसने नासमझी से पूछा था। तुम्हारी और जोया की मंगने की तकरीब। शहजाद शाह ने मुस्कुराते हुए धमाका किया था, जबकि नायल ने फौरन सादिया बेगम की जानिब देखा था, जिन्होंने गर्दन झुका ली थी। सॉरी बाबा, वो फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ था, जबकि सबकी संजीदा नजरें उसी की जानिब थी। पहली बात तो यह है कि मैं इस किस्म की कोई तकरीब नहीं करना चाहता, कहते हुए उसकी नजर सामने खड़ी जोया पर पड़ी थी, जो उसकी बात सुनकर रुक गई थी। एक नजर उसे देखने के बाद उसने दोबारा शहजाद शाह की जानिब देखा था, जो उसे ही देख रहे थे। और दूसरी बात यह कि अगर कभी की भी तो जोया नहीं और दूसरी बात ये कि अगर कभी की भी तो जोया के साथ नहीं होगी। दो टोक अंदाज में कहा था, जबकि शहजाद शाह फौरन तैश में खड़े हुए थे। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं, मैं जोया से शादी नहीं करूंगा। एक बार फिर इनकार हुआ था। लेकिन शादी तो तुम्हें करनी होगी नायल, तुम्हारे बाबा ने जबान दी है मुझे, इस बार जमशेद साहब ने कहा था। ये आपका और बाबा का मसला है, जबान उन्होंने दी है, मैंने नहीं। जवाब बराबर आया था। सादिया बेगम ने जोया की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर कई तासुरात थे। वो एक गहरी सांस भरकर रह गई थी। उन्हें नायल से इसी की उम्मीद थी। मैं तुम्हारी बात तय कर चुका हूँ और तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते, शहजाद शाह ने हतम अंदाज में कहा था। और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नाई ने उन्हें देखते हुए कहा था। क्योंकि खानदान में जोया के अलावा कोई भी तुम्हारे मेयार की नहीं है, ना ही उम्र की। उन्होंने एक बेहतरीन जवाब पेश किया था। बात अगर मेयार की है तो उसने एक नजर सामने खड़ी जोया की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर अब गुस्से के तासुरात थे। तो जोया का मेरे मेयार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो कहकर पलटा था, जबकि उसे ऐसे जाते देख रहे थे सब। और फिर कुछ वो दूर जाकर रुका था, शायद कुछ याद आया था। और हाँ, वो दोबारा पलटा था, नजर शहजाद शाह की जानिब थी, जो उसे ही देख रहे थे। अगर बात खानदान की वाहिद लड़की की होने की है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसने अब सादिया बेगम की जानिब देखा था, जो उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। इस खानदान की एक और लड़की भी है, जिसे ले आऊंगा मैं, वो कहकर वहां से जा चुका था, जबकि शहजाद शाह सख्ते में आ गए थे। ये क्या कहकर गया है भाई? जमशेद शाह ने पूछा था, मगर वो कुछ जवाब दिए बिना स्टडी रूम की जानिब बढ़े थे। ये किस लड़की के बारे में बात कर रहा था भाभी? जमशेद शाह ने अब सादिया बेगम से पूछा था। मैं नहीं जानती, वो कहकर चली गई थी, जबकि जोया अपनी जगह पत्थर बनी खड़ी रह गई थी। वो उस वक्त टीवी देख रहा था जब उसका मोबाइल बजा था। हेलो, उसने बिना देखते ही कॉल रिसीव कर ली थी। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे तुम मेरे सामने नजर आओ फरहाद, और कॉल काट दी गई थी, जबकि वो हैरान रह गया था। अहमद अहमद अहमद, वो आवाज देता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। क्या हुआ बॉस? अहमद ने अंदर आते हुए कहा था। जल्दी से गाड़ी रेडी करो, हमने शहजाद शाह के साथ मिलने जाना है, हाथ में घड़ी पहनते उसने कहा था। ओके बॉस। अहमद फौरन बाहर की जानिब भागा था, जबकि वो थोड़ी देर बाद तैयार होकर गाड़ी की जानिब आया था। सब ठीक है बॉस? गाड़ी स्टार्ट करते हुए अहमद ने पूछा था। फरहाद के चेहरे की परेशानी उसे भी परेशान कर रही थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा है अहमद, शहजाद शाह ने फौरन बुलाया है, जरूरी कोई अहम बात होगी। अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसने कहा था, जबकि अहमद खामोश हो गया था। उसने अब तक फरहाद से अमल के बारे में कोई बात नहीं की थी, वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो 1 घंटे बाद हवेली के अंदर गाड़ी पार्क कर रहे थे। तुम यही रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ, उसे कहते हुए फरहाद गाड़ी से बाहर निकला था। वो घर के दरवाजे के पास गया था, जहां 2 गार्ड्स खड़े थे। शहजाद शाह अंदर है? उसने उनमें से एक से पूछा था। जी, वो स्टडी में आपका इंतजार कर रहे हैं। गार्ड का जवाब सुनकर वो अंदर दाखिल हुआ था। उसके कदम तेजी से स्टडी की जानिब बढ़ रहे थे। स्टडी का दरवाजा खोलकर वो अंदर आया था, जहां सामने ही उसे शहजाद शाह हाथ में सिगार पकड़े बैठे नजर आए थे। सब ठीक है? उनके सामने खड़े होते हुए उसने कहा था। तुम्हें मैं एक बहुत चालाक और जिम्मेदार इंसान समझता था फरहाद, मगर तुमने मुझे बहुत मायूस किया, संजीदगी से कहते हुए उन्होंने सामने रखी स्ट्रे में सिगार दबाई थी।
मुझसे कोई गलती हो गई क्या, उसने नासमझी से पूछा था। गलती? शहजाद शाह की आवाज ऊंची हुई थी और उसे चौंकना पड़ा था। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया फरहाद, एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे ना हो सका, वो गुस्से से कह रहे थे, जबकि फरहाद अब भी उनकी बात नहीं समझा था। मैं माफी चाहता हूँ बॉस, मगर हुआ क्या है, उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया था। वो लड़की, लगता है उसे भूल गए तुम फरहाद। अंदाज तंजिया था मगर फरहाद समझ चुका था कि वो किसकी बात कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है बॉस, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, उसने सर झुकाते हुए कहा था। ये कैसी तलाश है फरहाद? 5 महीने से एक लड़की नहीं ढूंढी गई तुमसे, और वो मेरा बेटा, उसे मिल गई है। वो कैसे? वो फौरन चीखते हुए खड़े हुए थे, जबकि फरहाद के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई थी। वो नाइल शाह को मिल गई है? कैसे? वो मिल गई, हैरत की इंतहाओं में उसने कहा था। हाँ, और इससे पहले कि वो इसे इस घर में लेके आए, तुम उंगली उसकी जानिब उठाई थी। तुम उसे खत्म करोगे फरहाद, मुझे उस लड़की की मौत चाहिए। वो एक कदम उसकी जानिब बढ़े तो फरहाद को लगा जैसे मौत का फरिश्ता उसकी जानिब बढ़ा हो, और अगर वो बच गई तो तुम नहीं बचोगे फरहाद, मार दो उसे वरना मर जाओगे तुम। दबी हुई आवाज में कहा था, मगर कहा नहीं था, ये धमकी थी और दी थी, और फरहाद इस अंदाज को अच्छी तरह समझता था। जाओ यहाँ से, वो कहकर दोबारा अपनी जगह पर जा बैठे थे, जबकि फरहाद के कदम बाहर की जाने बढ़े थे, मगर उसका एक एक कदम उसके लिए बहुत भारी था। अब वो क्या करेगा? आखिर नाइल शाह को कैसे मिली वो लड़की? वो तो माया के साथ थी ना, तो क्या क्या नाइल शाह उसे वहां लाया था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो इसी सोच में घर में गिरा, गाड़ी तक आया था। बाकी का रास्ता बिल्कुल खामोशी से तय किया गया था। आप ठीक है बॉस? गाड़ी उसके घर के सामने रोकते हुए अहमद ने पूछा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं सब बहुत बुरा हो रहा है। अपना सर थामे उसने कहा था। अंदर चलकर बात करते हैं, वो कहकर गाड़ी से बाहर निकला था। दोनों घर में आए थे। फरहाद फौरन टेरेस की जानिब बढ़ा था, जबकि अहमद कॉफी बनाने किचन की जानिब गया था। वो टेरेस पर बैठा इसी सोच में गुम था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कॉफी? अहमद ने कॉफी का कप उसके जानिब बढ़ाया था, जिसे उसने थाम लिया था। अब बताएं क्या हुआ है? उसके सामने बैठते हुए अहमद ने पूछा था। शहजाद शाह के बेटे ने उस लड़की को ढूंढ लिया है अहमद, उसे मालूम हो गया है कि वो जिंदा है, फरहाद ने कहा था, और अहमद को एक बार फिर हैरान होना पड़ा। तो फिर अब क्या करोगे? उसने पूछा था। उसे कत्ल करने का हुक्म मिला है मुझे अहमद, मुझे उसे मारना होगा। और फरहाद के लिबास पर अहमद के हाथों में पकड़ा कॉफी का कप नीचे गिरा था। ये क्या कह रहे हो तुम फरहाद? तुम उसे मार दोगे? वो फौरन खड़ा हुआ था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता अहमद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बस एक बात मालूम है कि अब मुझे उसे ढूंढना होगा। कॉफी का कप मेज पर रखते हुए कहा था। वो इस वक्त वाकई बहुत परेशान था। उसे ढूंढकर क्या करोगे तुम? कत्ल? अहमद ने अपना सवाल दोहराया था। उसे नहीं मारूंगा तो शहजाद शाह मुझे मार देगा अहमद, बीच का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, बेबसी से कहा था। मगर अहमद को इस वक्त ये बेबसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। एक जुल्म के बाद दूसरा जुल्म करने वाले हो तुम फरहाद। मुझे तो लगा था कि तुम गिल्टी हो, मगर नहीं, तुम अब भी सिर्फ अपने बारे में सोचे हो। उसे अब फरहाद पर गुस्सा आने लगा था। तो क्या करूं मैं? बताओ मुझे। कत्ल न करूं तो क्या कत्ल हो जाऊं? मेरा मरना कबूल है तुम्हें? फरहाद ने खड़े होकर उसे सवाल किए थे। वो तो खुद भी ये नहीं करना चाहता था, मगर वो और क्या करे, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इंसाफ करो फरहाद, क्या मजीद गुनाहों का बोझ लेकर जिंदा रह लोगे तुम? अहमद ने कहा था, और फरहाद लाजवाब हो गया था। क्या वो वाकई जिंदा रह लेगा? नहीं, ये बोझ वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मगर कोई और रास्ता भी तो नहीं था। माया का एड्रेस निकालो अहमद, कल सुबह हम वहां जा रहे हैं, वो कहकर पलटा था, जबकि अहमद बाहर की जाने पड़ा था। अगर वो लड़की अमल ही हुई तो क्या फरहाद उसे कत्ल कर लेगा? वो जानता था कि वो लड़की माया के साथ ही रहती है, और अगर वो वही घर हुआ तो क्या करेगा वो? नहीं, वो अमल को कत्ल होने नहीं दे सकता था। वो एक मासूम लड़की है, वो फरहाद को कुछ नहीं बता सकता था। मगर कल अगर फरहाद माया के घर चला गया तो उसे सब मालूम हो जाना था, और अहमद ऐसा होने नहीं देना चाहता था। उसे फरहाद को रोकना था, उसे अमल को बचाना था, उसे अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना था। वो इस वक्त लॉन्च में बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब सादिया बेगम उनके पास चाय लेकर आई। चाय का कप उन्हें देकर वो उनके साथ ही बैठी बात शुरू करने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी। ऐसी क्या बात करनी है आपने, कितना सोचना पड़ रहा है? चाय का घूंट भरते हुए शहजाद शाह ने कहा था। नाइल, मैं उसके लिए परेशान हूँ शाहजी। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, शादी उसकी जोया से ही होगी, हतमा अंदाज था, लेकिन हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। वो मजबूर होने वालों में से नहीं है। सादिया बेगम ने उन्हें समझाना चाहा था, लेकिन हम उसे राजी कर सकते हैं सादिया, और उसे कैसे राजी करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उनका अंदाज बता रहा था कि वो जैसे बहुत कुछ सोच चुके हैं। और वो लड़की? नाइल किस लड़की की बात कर रहा था? एक और सवाल किया था। वो जो भी है यहाँ कभी नहीं आएगी, वो कहते साथ वहां से जा चुके थे, जबकि सादिया बेगम उस लड़की के बारे में ही सोच रही थी। खानदान की लड़की कौन हो सकती है आखिर? वो इस सवाल के जवाब का इंतजार करना ही था।
یہ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا. یونیورسٹی آف ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں ہی موجود تھا. اس نے کچھ دیر پہلے ہی احمد کو میسج کر کے اپنے دیے ہوئے کام کا پوچھا تھا اور جواب میں اس نے کہا تھا کہ وہ آ رہا ہے. وہ اب اپنے کمرے میں احمد کا انتظار کر رہا تھا. اگر احمد مایا کا ایڈریس لے کر آ گیا تو اسے آئی رات ہی یہ کام کرنا ہوگا. وہ جانتا تھا کہ ایسے کرنے سے وہ مایا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا. اس بار وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. سچ تو یہ تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شہزاد شاہ کی دھمکی صرف دھمکی نہیں. اگر اس نے اس لڑکی کو نہیں مارا تو شہزاد شاہ اسے اگلی سانس نہیں لینے دے گا. مگر یہ بھی سچ ہے کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ زندہ رہ کر بھی سکون کبھی حاصل نہیں کر سکے گا. دروازے پر ہونے والی دستک اسے سوچوں سے باہر لائی تھی. احمد وہ جانتا تھا کہ احمد ہی ہے، کیونکہ ایک وہی ہے جو اس کے گھر میں آسانی سے آ سکتا تھا. دروازہ کھول کر احمد اندر آیا تھا. چہرہ سنجیدہ تھا. ایڈریس مل گیا؟ اس نے فوراً پوچھا تھا. جی باس. اور وہ نہیں جانتا تھا کہ احمد کے جواب میں اسے خوشی ہوئی یا افسوس. گڈ. اور مایا کی کیا انفارمیشن ہے؟ اگلا سوال کیا تھا. ان کی نائٹ ڈیوٹی چل رہی ہے آج کل. مختصر جواب تھا اور فرحاد کو لگا جیسے قدرت بھی اس سے یہی چاہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج رات ہی اپنا کام کر سکتے ہیں. کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تھا. ہم نہیں، آپ. میں اس کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا باس. صاف انکار تھا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں اکیلے جاؤں گا؟ اسے حیرت ہوئی تھی، حالانکہ اسے ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ کو میری ضرورت نہیں ہے باس. پہلے بھی تو اکیلے ہی تھے آپ. طنزیہ انداز تھا. تم جانتے ہو میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا تھا. میں بھی مجبور ہوں باس، اپنے اندر کی انسانیت کے ہاتھوں. وہ جواب دے کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ فرحاد اپنی جگہ جم گیا تھا. کیا میرے اندر انسانیت نہیں ہے؟ خود سے پوچھے ہوئے اس سوال کا کوئی جواب نہ ملا تھا. وہ مکمل طور پر لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھا. جب اس کا موبائل بجا تھا اس نے بنا دیکھے کال ریسیو کی. ہیلو. سب ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ نے کہا تھا ماسٹر. جواب سن کر ماسٹر کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی. ایسا ہی ہونا تھا واجد، بس تم تیار رہنا. آپ فکر مت کریں ماسٹر، سب ہمارے پلان کے مطابق ہی ہوگا. گڈ. کہہ کر کال کٹ گئی تھی اور پھر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا. یہ رات 1 بجے کا وقت تھا. سوسائٹی میں اسے بہت سڑکیں بالکل خالی، اس وقت بہت سڑکیں خالی اور ویران تھی. ایسے میں ایک سڑک پر ایک گاڑی آ رکی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فرحاد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا اور پھر سامنے موجود اس اونچی بلڈنگ کی جانب. کیا اتفاق ہے! گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تھا. نظر سامنے اس بلڈنگ کی جانب تھی جس کے تیسرے فلور پر مایا کا فلیٹ تھا. وہ اس جگہ کو عمل کی وجہ سے پہچانتا تھا. اسے یاد تھا کہ وہ عمل کو یہاں چھوڑنے آیا تھا. عمل، مجھے امید ہے کہ وہ تم نہیں ہو، خود سے کہتے وہ آگے بڑھا تھا. لفٹ میں آتے اس نے تیسرے فلور کا بٹن پش کیا اور جیسے جیسے لفٹ اوپر کی جانب جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن اتنی ہی تیز ہو رہی تھی. وہ آج ایک اور گناہ کرنے آیا تھا. ایسا گناہ جس سے اس کی جان تو بچ جائے گی مگر زندگی ختم ہو جائے گی. لفٹ کا دروازہ کھلا تھا اور قدم آگے بڑھایا تھا. ایک ایک قدم اس کے لیے بہت مشکل تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ عمل کا فلیٹ کون سا ہے. اس نے عمل کو باہر ڈراپ کیا تھا مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ یہیں کہیں اس آس پاس عمل بھی موجود ہے. اگر اس نے اسے دیکھ لیا تو، اگر وہ اس کی سچائی جان گئی تو، اور یہی خیال اسے ڈرا رہا تھا. وہ عمل کو کھونا نہیں چاہتا تھا. وہ عمل کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا. خدا کرے تم یہاں نہ ہو عمل، خدا کرے تم کبھی میرا یہ روپ نہ دیکھو. دل سے دعا نکلی تھی. اور پھر وہ ایک دروازے کے سامنے رکا تھا. یہ مایا کا فلیٹ تھا. اس نے اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا. اس نے اپنی جیکٹ کا ہیڈ اپنے سر کے اوپر کیا تھا اور پھر جیب سے ایک چابی نکال کر اس دروازے کو لاک پر لگائی تھی. دروازہ کھول کر وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا تھا. پورا اپارٹمنٹ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا تھا. یہ 2 بیڈ روم، ایک گیسٹ روم، ٹی وی لاؤنج اور اوپن کچن پر مشتمل چھوٹا اپارٹمنٹ تھا. وہ دبے پاؤں آگے بڑھا تھا. احمد کی دی ہوئی معلومات کے مطابق اس لڑکی کا کمرہ سامنے والا تھا. وہ اس کمرے کی جانب بڑھا تھا. کمرے کے دروازے کے قریب آ کر اس نے لاک گھمایا تھا. دروازہ لاک نہیں تھا. اسے حیرانی ہوئی تھی مگر شاید قسمت اس کے ساتھ تھی. ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازہ کھولا. کمرے میں مکمل اندھیرا تھا. وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور فوراً دروازہ بنا کوئی آواز کیے بند کر دیا تھا. اس نے دیکھا بیڈ پر وہ کمبل اوڑے سو رہی تھی. بس یہ آخری بار فرحاد، پھر یہ قصہ ختم ہو جائے گا، اس نے خود کو تسلی دی تھی. بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک تکیہ اٹھایا اور گہری سانس لی. پھر تیزی سے اس نے وہ تکیہ اس لڑکی کے چہرے پر رکھ کر اپنی پوری طاقت سے اسے دبایا تھا. اس کی آنکھیں بند تھی. وہ یہ کام جلد ہی ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا. مگر پھر اچانک ذہن میں کچھ کلک کیا. اس کے ہاتھ رکے تھے. اس نے آنکھیں کھولی. وہ وجود بالکل بے جان پڑا تھا. کوئی مزاحمت، کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی. کچھ تھا جو بہت عجیب تھا. اس نے فوراً تکیہ ایک جانب پھینکا اور وہ کمبل پکڑ کر تیزی سے اس وجود سے ہٹایا تھا. مگر یہ کہا، وہاں تو کوئی تکیے رکھے تھے اور وہ لڑکی وہ کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب کہ وہ جانتی تھی کہ فرحاد آنے والا ہے. تو اس کا مطلب کہ مایا بھی جانتی تھی. نو 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 نو. وہ بیڈ پر لات مارتے ہوئے چیخا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنی ہمت جما کر کے وہ یہاں آیا تھا اور سب ختم ہو گیا.
ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो गया? अपने बालों को पकड़ते उसने कहा था कि जाल था, ये सब साजिश है। उसने अपने इतराफ में देखना शुरू किया था, ये जरूर ये सब उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए किया था। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ खतरा था और उसे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए था। इसी सोच के साथ वो तेजी से बाहर की जाने बढ़ा था। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे मास्टर ने हमें माया से अलग क्यों किया, चाय का कप उसकी जाने बढ़ाते हुए मैंने कहा था। समझ तो मैं भी नहीं पाया। अचानक ही उनका मैसेज आया कि तुम्हें लेकर यहाँ आ जाऊं, तो मैं आ गया। लेकिन ये अजीब नहीं है, हम लोग एक ही जगह मगर अलग अलग अपार्टमेंट में रह रहे हैं। अमल को ये सब वाकई बहुत अजीब लग रहा था। माया को अकेला छोड़कर वो दोनों चौथे फ्लोर के फ्लैट में आ गए थे। उसे इसकी कोई वजह समझ नहीं आई थी। जरूर इसके पीछे भी कोई खास वजह होगी। हाँ, और वो वजह तुम्हारा मास्टर हमें बताना जरूरी नहीं समझता, कंधे उचकाते हुए कहा था। ये तुम बार बार तुम्हारा मास्टर क्यों कह रही हो, जबकि हकीकत में तो वो तुम्हारे हैं। माना खेज मुस्कुराहट मुस्तफा के होठों पर बिखरी थी। मुस्तफा प्लीज ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत किया करो। उसका तो वाकई मूड खराब हो गया था। अब रहने भी दो अमल, हकीकत जैसी भी हो कबूल करने में ही अक्लमंदी है। वो भी कहाँ सुधरने वाला था। ठीक है, फिर तो तुम यहाँ बैठकर हकीकत कबूल करो, मैं सोने जा रही हूँ, वो कहकर वहां से जा चुकी थी। जबकि मुस्तफा दोबारा अपनी चाय की जाने मुतवज्जह हो चुका था। वो तेजी से अपनी गाड़ी तक आया था और उसे हर पल महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने सबसे पहले पीछे देखा था, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, मगर वो महसूस कर रहा था किसी की मौजूदगी को। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। उसके जाते ही सड़क की दूसरी जानिब खड़ी एक कार में मौजूद जवान ने अपना मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल किया था। कुछ देर बाद कॉल रिसीव कर ली गई थी। काम हो गया है मास्टर, उसे अब वो मास्टर का जवाब सुनने के लिए रुका था। क्या मैं उसके पीछे जाऊं? इजाजत चाहिए थी। ओके, मैं सुबह होते ही उनके पास जाऊंगा, कहकर कॉल कट कर दी गई थी। अब अगर यहाँ से कुछ थोड़े दूर एक घर के बेसमेंट में आओ तो यहाँ नाइट शॉप अपने सामने कुछ कागज और तस्वीर फैलाए बैठा था। नजर उन पर मगर कुछ सोच कहीं और थी। आज शाम ही उसने मुस्तफा से कहकर उनका अपार्टमेंट बदलवाया था। जाहिर है अब शहजाद शाह को सब बता देने के बाद वो अमल की सिक्योरिटी से लापरवाही इख्तियार नहीं कर सकता था, जबकि वो जानता था कि फरहाद अमल को मारने के लिए जरूर आएगा। और माया, उसने सामने रखी तस्वीर में से एक तस्वीर उठाई जिसमें माया एक रेस्टोरेंट में फरहाद के साथ बैठी थी। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकोगी माया? उसने तस्वीर में मौजूद माया से कहा था। तुम्हें बहुत फुर्सत में सबक सिखाऊंगा माया, अभी मुझे बहुत अहम काम करने हैं। तस्वीर को एक जानिब फेंकते हुए दोबारा इस फाइल की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। अब अगर उसी शहर में मौजूद एक अस्पताल के ऑफिस में बैठी माया की जानिब आओ तो वो बेहद परेशान नजर आ थी। लेकिन उसकी परेशानी क्या थी? उसने भाई ने मोबाइल निकालकर एक मैसेज किया था, जाग रहे हो? हाँ, रिप्लाई फौरन आया, मैं भी। बेतुका जवाब था। जाहिर है अब अस्पताल सोने तो नहीं गई तुम? जवाब पर वो मुस्कुराई थी। मास्टर ने ऐसा क्यों किया मुस्तफा? तो ये उसकी परेशानी थी। कैसा? अनजान बनने की नाकाम कोशिश हुई थी। तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, तुम बताओ। वो भी कहाँ बाज आने वाला था। उन्होंने हमें अलग क्यों किया? माया ने अब डायरेक्ट सवाल किया था। ये मैं भी नहीं जानता, मगर कुछ है, कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। कहीं उन्हें सब पता तो नहीं लग गया? उसे एक यही डर था बस, अगर तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की तो उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा। माया, क्या तुमने कुछ किया है? और मुस्तफा के सवाल ने उसके हाथ रोक दिए थे। और उसे क्या जवाब देती? क्या वो उसे फरहाद से मिलने के बारे में बता देती? नहीं, अगर इसे मालूम हुआ तो वो कभी उसका एतबार नहीं करेगा और मुस्तफा का एतबार वो खो नहीं सकती थी। नहीं, मुझे एक पेशेंट को देखना है, बाय। उसे रिप्लाई देकर मोबाइल वापस रखा था, मगर उसकी परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। मास्टर का इस तरह अचानक उसे अलग करना ये किसी खतरे की अलामत थी। वो दोनों अपने अपने कमरों में नींद में गुम थे जब लगातार होने वाली डोर बेल मुस्तफा को तो अपनी जगह से हिलाने में नाकाम रही थी, मगर अमल की नींद जरूर उड़ गई थी। क्या मसला है? सुबह सुबह कौन आ गया? तुम सारी रात नींद खराब कर दी मेरी, सारी नींद खराब कर दी मेरी। दरवाजे की जानिब जाते हुए बड़बड़ाई थी। कौन है भाई? क्या? वो कहते हुए दरवाजा खोल रही थी जब सामने खड़े शख्स को देखकर जबान रुक गई थी। आप यहाँ? उसे देखकर वो वाकई हैरान हो गई थी। क्यों, क्या मेरा यहाँ ना मना है क्या? कंधे उचकाते हुए कहा था। नहीं नहीं, आए। उसे अंदर आने का रास्ता दिया था। अच्छा अपार्टमेंट है। आसपास तारीफी नजरों से देखते हुए कहा था। काम की बात बताए वाजिद, मास्टर ने क्यों भेजा है आपको यहाँ? चाय या कॉफी पूछने का रवाज नहीं है आपके यहाँ? मुस्कुराते हुए कहा था। चाय या कॉफी बनाने वाला सो रहा है, इसलिए अब आप मुझसे काम की बात करें। वो कहते हुए सोफे पर बैठ चुकी थी। ओके। गहरी सांस लेकर वो उसके सामने बैठा था। मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे या हमें? अमर ने पूछा था। सिर्फ तुम्हें। क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम नहीं, तुम और मास्टर जा रहे हो। जवाब के जवाब पर वो चौंकी थी। कहाँ? शहजाद शाह से मिलने। और इस जवाब ने उसे सख्ते में डाल दिया था। शहजाद शाह से मिलने? उसे यकीन करना चाहा था। कल वो तुम्हें मारने गया था मगर नाकाम हो गया। फरहाद? अमर ने पूछा था। जाने क्यों? मगर वो जवाब में इनकार सुनना चाहती थी। हाँ वही। और इस जवाब ने जाने क्यों मगर उसे मायूसी हुई थी। तो क्या उसे पता चल गया? नहीं, उसे मालूम होता तो सिचुएशन कुछ अलग होती। लेकिन हम शहजाद शाह के पास क्यों जा रहे हो? इसके
सवाल कर वाजिद के होंठों पर एक मानाखेज मुस्कुराहट आई थी। क्या हुआ? इस सवाल के जवाब में खामोशी थी, मुकम्मल खामोशी। उसकी दोपहर 2 बजे के करीब आंख खुली थी। दीवार पर लगी वॉल क्लॉक पर नजर पड़ते ही वो सीधा होकर बैठा था। हैरत है, आज मैडम अब तक मेरे सर पर सवार नहीं हुई। अमल के होते हुए इतनी देर तक सो जाना उसके लिए वाकई हैरत अंगेज बात थी। वो कमरे से बाहर निकला था मगर हर तरफ खामोशी थी। वो अमल के कमरे के बाहर खड़े होकर उसे आवाज दे रहा था मगर अंदर से कोई जवाब ना आया था, और 1-2 बार फिर से आवाज देने के बाद भी कोई जवाब ना आया तो वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ था मगर वहां तो कोई नहीं था। ये लड़की कहाँ चली गई? कमरे से बाहर आकर अब वो हर जगह उसे ढूंढ रहा था। डोंट टेल मी कि ये फरहाद के पास चली गई है। किचन में आते उसने खुद से कहा था, बिना बताए कहाँ चली गई। अब ये वो अमल के लिए अब परेशान हो रहा था। और फिर वो पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रिज की जाने बढ़ा था मगर उसके बढ़ते हाथ फ्रिज पर लगी एक चिट की जानिब गए थे। उसने वो पेपर उतार कर पढ़ा था, तुम्हारे मास्टर के साथ शहजाद शाह से मिलने जा रही हूँ, लेकिन परेशानी की बात शहजाद शाह से मुलाकात नहीं बल्कि नाइल शाह के साथ इतना लंबा सफर है। दुआ करना खुदा मुझे सब्र दे। ये पढ़ते ही एक मुस्कुराहट मुस्तफा के होठों पर फैल गई थी। खुदा ये सफर मुबारक करे, उसने दिल से दुआ की थी। मैंने देखा वो लाउंज में अपना सर दिए बैठा है। वो यहाँ गुजरी हुई रात का मालूम करने आया था। उसे अफसोस था कि वो अमल से राब्ता नहीं कर पाया, वो उससे मिली ही नहीं। क्या हाल है बॉस? उसके सामने बैठते हुए कहा था, जबकि फरहाद ने सर उठाकर उसे देखा था। उसकी आंखें रात भर जागने और परेशानी की वजह से लाल सुर्ख थी। अभी अहमद अपने जवाब का इंतजार कर ही रहा था जब फरहाद ने अपनी जगह से फौरन उसका गिरेबान पकड़ा था। वो उसे शोला बरसाती नजरों से देख रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ क्यों किया? वो इस वक्त डरा हुआ था। उसकी आंखों का डर अहमद को कंफ्यूज कर रहा था। क्या हुआ है? क्या किया है मैंने? क्या किया तुमने? कहते साथ उसे पूरी कुव्वत से पीछे की जानिब धकेला था। उसे सब बता दिया तुमने। भाग गई वो वहां से, वो चीखा था जबकि अहमद हैरान रह गया था। भाग गई? हाँ भाग गई। वो जानती थी कि मैं वहां आऊंगा इसलिए वो अपनी जगह तकिए रखकर भाग गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे कैसे मालूम हुआ सब? यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। उसे कैसे मालूम हुआ सब? उसे गौर से देखते हुए कहा था, लहजे में शक था। ये मुझे कैसे मालूम होगा? कंधे उचकाते हुए कहा था। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ मालूम ना हो वरना बहुत बुरा होगा अहमद, याद रखना। वो उसे धमकी देकर वहां से जा चुका था जबकि अहमद अब सोच में पड़ गया था। आखिर उसे कैसे मालूम हुआ? वो दोनों खामोशी से अपनी मंजिल की जानिब रवा थे। उसने मुस्तफा के लिए कोई पैगाम छोड़ दिया था। वो जानती थी कि उसे वहां ना पाकर परेशान हो जाएगा, लेकिन असल परेशानी तो आगे आने वाली थी। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था किस तरह अचानक वो लोग शहजाद शाह से मिलने क्यों जा रहे थे। प्लान के मुताबिक तो अमल का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद ये करना था, फिर क्यों? वाजिद ने अचानक ही गाड़ी एक खाली सड़क पर रोकी थी। गाड़ी क्यों रोकी है? क्योंकि आपको अब जाना होगा, मुस्कुराकर कहा था। कहां? वहां। वाजिद ने उंगली का इशारा सामने की जानिब किया था और अमल ने देखा सामने एक ब्लैक रोलर खड़ी थी और वो अच्छी तरह जानती थी कि ये किसकी है। तो बहुत बुरा शुरू हुआ। गहरी सांस लेकर अमल ने कहा था जबकि जवाद की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अब इतने भी बुरे नहीं हमारे मास्टर, उसने उनकी साइड लेनी चाहिए थी। बिल्कुल मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। कंधे उचकाकर कहते उसने डोर ओपन किया था। बाय द वे थैंक यू, उसे मुस्कुराकर कहती वो गाड़ी से बाहर निकली थी। वाजिद ने उसे हाथ के इशारे से अलविदा कहा था। अमल अब उस गाड़ी की जानिब बढ़ी थी। अब इतने घंटों का सफर इस 3rd क्लास डांसर के साथ करना पड़ेगा। मुस्तफा तुम यहाँ क्यों नहीं हो? वो उस दासी से सोचती हुई गाड़ी के करीब पहुंची थी। उसने देखा वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। आखिर ये इतना हैंडसम क्यों है? उसे देखते हुए न जाने क्यों मगर ये ख्याल आ ही गया था। ब्लैक पैंट कोट, आंखों में ग्लासेस, हल्की बियर्ड, निखरी रंगत, लंबे गर्दन तक आते बाल, सीधे हाथ में कीमती घड़ी, मगरूर नाक और अपने चौड़े कांधे के साथ वो वाकई बेहद पुरकशिश लग रहा था। अगर मुझे जी भर कर देख लिया तो चले, भारी आवाज में मानी खेजी से कह के इस जुमले ने अमल को उसके ख्यालों से बाहर लाया था। उसे एहसास भी नहीं होता कब उसे ने उसके लिए दरवाजा खोला। वो बाहर खड़ी बस उसे ही देख रही थी और अब जब उसे एहसास हुआ तो शर्मिंदगी ने उसके गाल लाल कर दिए थे जबकि नाइल शाह के होठों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। सॉरी एक्चुअली एलियंस पहले कभी देखे नहीं थे ना, बैठते साथ ही उसने कहा था। और बस अमल के अल्फाज ही थे जिन्होंने नाइल शाह की मुस्कुराहट को गायब किया था। तुम्हें मैं एलियन लगता हूँ? संजीदगी से पूछा था। वो तो दिल पर ही ले गया था। नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुस्कुराने की बारी अमल की थी। तुम्हारी बातों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं अमल। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, कहते उसने गाड़ी स्टार्ट की थी जबकि अमल ने जवाब देने के बजाय खामोशी से मुस्कुराना ही मुनासिब समझा था। मगर ये खामोशी आधे घंटे बाद उसे बोर करने लगी थी। अगर मुस्तफा होता तो ये वक्त इतनी आसानी से गुजर जाता। उसने मोबाइल निकालकर मुस्तफा को मैसेज किया था, मैं बोर हो रही हूँ। मैं भी, जवाब फौरन आया था। क्यों, तुम माया के साथ नहीं हो क्या? नहीं, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ बस। उसके जवाब पर वो मुस्कुराई थी और उसकी मुस्कुराहट कनखियों से नाइल शाह ने भी देखी थी। और मैं तुम्हारे मास्टर के साथ परेशान हूँ, यानी दोनों एक दूसरे के लिए परेशान है। उसने मुस्कुराकर जवाब लिखना
शुरू किया था। इतना मुस्कुरा कर किससे बात कर रही हो तुम? मास्टर के रोकदार आवाज ने उसके मोबाइल पर चलती उंगलियों को रोका था। एक बहुत अच्छे दोस्त से। अब वो सीधा जवाब कैसे दे सकती थी? कौन सा दोस्त? एक और सवाल हुआ था। नन ऑफ योर बिजनेस कहते वो दोबारा मोबाइल की जाने मुतवज्जा हुई थी, जबकि मास्टर के चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हुए थे। इट इज डियर, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो, उसे याद दिलाना जरूरी समझा था। कॉन्ट्रैक्टेड। मुख्तसर से अमल के जवाब ने जैसे नाइल शाह के तन बदन में आग लगा दी थी। एक झटके से गाड़ी रोककर वो अमल की जानिब टर्न होकर उसे खा जाने वाले नजर से देखने लगा था। क्या हुआ है? अमल को इसका रिएक्शन अजीब लगा था। जिस कॉन्ट्रैक्ट की तुम बात कर रही हो उसके मुताबिक तुम किसी से मुझे इन्फॉर्म किए बिना बात नहीं करोगी। मुस्तफा से बात कर रही हूँ मैं, अमल ने जवाब देना ही मुनासिब समझा था। अब जाहिर है वो मास्टर के साथ इस जगह पर अकेले और शहर से दूर लड़ाई करने की बेवकूफाना हरकत नहीं कर सकती थी। अब नहीं करोगी कहते हुए उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की थी। व्हाट? उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। तुम अब उससे या किसी से भी बात नहीं करोगी। ऑर्डर जारी हुआ था और मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये शख्स आज उसे हैरान कर रहा था। क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी कि ये मोबाइल तुमसे वापस ले लिया जाए। इसके जवाब पर अमल का मुंह खुल गया था। वो इसे धमकी दे रहा था।